सपोज ए है और बी है, ए जो है हमारा क्या है, सोल्यूट है, बी क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। सिंपल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस चैप्टर में अभी तक हमने जो देखा वो था उसकी इम्पोर्टेंस, फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, और उसके बाद हम सीधे आ गए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज की जाती है। तो अभी तक हमने जो देखा वो था वेट बाय वेट परसेंट यानी मास परसेंट, फिर उसके बाद देखा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद देखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, उसके बाद हम आए मोलैरिटी पे। मोलैरिटी हमने देखी भैया क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। फिर हमने उससे उसका फॉर्मूला निकाला, दैट इज n बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसको हमने थोड़ा सा और खोल के देखा, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। देन हमने एक सवाल किया उस पर, और चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत बढ़िया। तो अगर मोलैरिटी को मैं m से रिप्रेजेंट करूं, तो नंबर ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएंगे जी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर मेरे को सॉल्यूशन की वॉल्यूम लीटर की जगह ml में दी हो, तो यही फॉर्मूला मुझे क्या देगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन VmL ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए इस पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसी चीज पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं भैया, कि सपोज आपको एक सोल्यूट दिया है A और सेम सोल्यूट दिया है आपको एक और, ठीक है जी। अब मान लियो कि इसका A का हमने एक सोल्यूशन बना लिया, जो कि कितनी वॉल्यूम थी उसकी, V1 ml उसकी वॉल्यूम थी। और अगर कंसंट्रेशन की बात करूं तो C1 उसकी क्या थी, कॉन्सेंट्रेशन थी। कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं, तो इसकी यूनिट क्या लिख देता हूं जी, C1n। सिंपल। सेम सोल्यूट का हमने फिर से एक सोल्यूशन बनाया, पर इस बार वॉल्यूम जो बनाई वो मैंने क्या बनाई, अलग बना ली। और अगर कंसंट्रेशन की बात करूं तो वो भी क्या बना ली मैंने, अलग बना ली। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, यानी इन दोनों सॉल्यूशंस को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, और क्या बना, एक नया सॉल्यूशन बना, जिसमें वॉल्यूम क्या होगी भैया, V1 प्लस V2, बोलो हाँ ना। और कंसंट्रेशन मेरे को नहीं पता जी, कंसंट्रेशन क्या बनेगी, तो मैं मान लेता हूं उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, CF फाइनल, यानी कॉन्सेंट्रेशन फाइनल इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। बहुत बढ़िया। यही चीज हमने यहाँ पे लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी है कि भैया इफ V1 ml ऑफ C1 मोलर सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद V2 ml ऑफ C2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सेम सब्सटेंस और सोल्यूट, यानी सेम सब्सटेंस या सोल्यूट का मिक्स किया हो, तो उसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी। तो फाइनल कंसंट्रेशन निकालूंगा तो क्या होगी भैया, मैंने देखा नंबर ऑफ मोल्स ए के पहले सॉल्यूशन में और नंबर ऑफ मोल्स ए के दूसरे सॉल्यूशन में कुछ कुछ है, तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, पहले और दूसरे के सम। सिंपल, यही होगा ना। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं भैया। तो पहले सॉल्यूशन में क्या, कितने मोल्स हो जाएंगे उसके,
यानी मिलीमोल्स का फॉर्मूला था, तो कितने मिलीमोल्स हो जाएंगे उसके, C1 इंटू V1, इतने मिलीमोल्स। मिलीमोल्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम हमारी हमने किस में ले रखी थी, ml में। लीटर, जनरली लीटर जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लीटर, 1 लीटर सोल्यूशन जनरली बनाते नहीं, ml में बनाते हैं, 250 ml, 100 ml, 200 ml, तो जनरली ml वाला फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पर ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है, सिर्फ यूनिट कन्वर्जन का खेल है। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा पहले में मोल्स। दूसरे में मोल्स कितने हो जाएंगे जी, C2V2, और फाइनल मोल्स कितने हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, CF, राइट, और वॉल्यूम क्या थी, V1 प्लस V2। तो अगर मुझे फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी हो विच इज CF, वो किसके बराबर आ जाएगी जी, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, ये आ जाएगी हमारी क्या, कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए इस पे एक सवाल कर लेते हैं, सो दैट कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी भी कराई है हमें क्लियर हो जाए। सवाल कुछ ऐसा सा है जी, इफ 20 ml of 0.05 molar Na2SO4 is mixed with 50 ml of 0.2 molar H2SO4 and 30 ml of 0.4 molar Al2SO4 thrice solution, calculate Na positive, ये कॉन्सेंट्रेशन का साइन होता है जी, ये जो होता है कॉन्सेंट्रेशन का साइन है, तो कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव, concentration of H positive, concentration of SO4 2 negative and concentration of Al3 positive, assuming 100% डिसोसिएशन, यानी जितने भी सॉल्ट हमने लिए हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, तो क्या क्या दिया है भैया, फिर लिख लेते हैं दोबारा से। हमें दिया है 0.5 मोलर Na2SO4, और कितना ml लिया है, ये 20 ml लिया, इस कंसंट्रेशन का 20 ml लिया है, ऐसा सा है। अगला क्या लिया है, 50 ml हमने लिया है H2SO4, कितनी कॉन्सेंट्रेशन का, 0.2 मोलर H2SO4 का। बहुत बढ़िया, उससे अगला क्या लिया है जी, 30 ml किसका, 0.4 मोलर Al2SO4 के थ्राइस का। ये तीन हमने सॉल्यूशन लिए हैं, और हमें बताना है कि Na पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या है मिक्स करने के बाद, H पॉजिटिव की क्या है, और SO4 2 नेगेटिव और Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है, अज्यूमिंग सारे के सारे कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। तो सबको कंप्लीटली डिसोसिएट करा लो भाई, क्या है, Na2SO4 है, तोड़ दो इसको पूरा, 2Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। अगला बताओ जी, H2SO4 है, H2SO4 क्या आएगा जी, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। अगला क्या है जी, Al2SO4 का थ्राइस, 2Al3 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव का थ्राइस। बहुत बढ़िया, अब सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन हमें किसकी निकालनी है भैया, Na पॉजिटिव की, यही निकालनी है ना। तो सबसे पहले तो क्या करना है जी, हमें देखना है नंबर ऑफ मोल्स Na2 पॉजिटिव के कितने हैं, और वो कहाँ से आएंगे। मोलैरिटी अगर हमें निकालनी है तो बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। तो चलिए देखते हैं हमें कहाँ से मिल रहा है Na2 पॉजिटिव, सॉरी Na पॉजिटिव हमें मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ से, और कितना मिल रहा है, 1 से 2 मोल मिल रहा है। बहुत बढ़िया, तो अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो Na पॉजिटिव के,
तो यहाँ से क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो ml में निकल जाएगा, तो कितने मोल्स आ जाएंगे, कितने मिली मोल्स आ जाएंगे बेसिकली 0.5, कितना है 20 ml है और 1 से 2 बन रहे हैं, इतने तो आ गए हमारे क्या मिली मोल्स Na पॉजिटिव के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इसको और इसको मिला के, तीनों को मिला के हमने बनाया था, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा भाई 20 + 50 + 30 कितना हो गया 100 हो गया, है ना। सो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव इज 20/100 1/5 0.5 × 2/5, तो 1/5 कितना हो गया आई गेस 0.2 के अराउंड आ जाएगा, 0.2 मोलर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव। बहुत बढ़िया जी, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसकी निकालनी है मुझे, H पॉजिटिव की निकालनी, कॉन्सेंट्रेशन किसकी निकालनी है जी, H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन मेरे को निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, H पॉजिटिव कहां से आ रहा है, वो भी यहीं से आ रहा है, H2SO4 से आ रहा है, 1 से 2 बन रहा है, तो अगर H2SO4 के मोल्स की बात करूं तो 0.2 × 50 मिलीमोल आ जाएंगे, राइट। H प्लस की बात करूं तो कितने हो जाएंगे 0.2 × 50 × 2, बिल्कुल सही बात है जी। तो अगर मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना आ जाएगा जी 0.2 × 50, ये आ गए मिलीमोल्स ऑफ H2SO4, 1 से 2 बन रहा है तो इतने मिलीमोल्स H पॉजिटिव के बनेंगे, और इसको कितने से डिवाइड करूं भैया 20 + 30 + 50 100 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1/2, 2 से गया, ये 0.2 मोलर ही इसका भी आ रहा है। तो आप अगला का ट्राई करिए, अगला निकालना है मुझे SO4 2 नेगेटिव का, है ना। SO4 किससे आ रहा है जी, SO4 बहुत जगह से आ रहा है, Na2SO4 से आ रहा है, H2SO4 से आ रहा है, Al2SO4 थ्राइस से आ रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें SO4 की कॉन्सेंट्रेशन मैं कैसे निकालूंगा, है ना, इस साइड निकाल दें, बहुत बढ़िया। तो क्या निकालना है जी, SO4 2 नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो मोल्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, तो Na2SO4 से जितने मोल होंगे उतने ही बनेंगे, यानी कि 0.5, कलर चेंज कर दें, 0.5 इंटू क्या 20, इससे तो एक ही निकल रहा था, एक मोल से एक मोल ही बन रहा है, तो जितने मिलीमोल इसके होंगे उतने ही मिलीमोल इसके होंगे। बहुत बढ़िया, क्या यहाँ से भी आ रहा है, बिल्कुल 1 से 1 बन रहा है आगे, तो जितने मिलीमोल हमारे किसके होंगे भैया H2SO4 के, उतने ही किसके होंगे जी SO4 2 नेगेटिव के। Al2SO4 थ्राइस से 3 आ रहे हैं, 1 से कितने आ रहे हैं जी 3 आ रहे हैं, 1 से कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा भाई 3 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दो और मिलीमोल्स ऑफ Al2SO4 निकाल दो, तो कितना आ जाएगा जी 0.4, और कितना दिया है जी इंटू 30 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये तो हमें पता है कंफर्म है कितनी है 100 ml है, तो अब इसको निकाल दो, इसको सॉल्व कर दो, बस कितना आ जाएगा जी ये, तो ये आ जाएगा 0.5 × 20, 0.2 × 50, 3 × 0.4 × 30 बाय 100, तो 0 0 0 काट दें, 1 0 1 0 और 1 0, तो 1 0 ये गई, सिंपल। अब तो ज़्यादा कुछ रहा नहीं, 0.5 × 2 1 आ गया, 0.2 × 5 5 दूनी 10, ये भी एक आ गया भाई, और ये आ गया 1.2, 3 × 0.4 × 3, 1.2 × 3 12 × 36, 3.6/10, ये आ रहा है कुछ आंसर, तो ये आ रहा है 4 5 5.6/10, और ये आ जाएगा 0.56 मोलर।
So concentration of SO4 2 negative is 0.56 मोलर। अगला कर दीजिए जल्दी से कि Al वाले का कितना आ जाएगा, Al3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन कितने निकली। तो हमें पता है भैया Al सिर्फ Al2SO4 थ्राइस से ही आ रहा है और तीनों को मिक्स किया है, तो वॉल्यूम तो सबकी काउंट होगी पर मोल सिर्फ यहाँ से काउंट होंगे और कहीं से काउंट नहीं होंगे। तो देखें जरा कितना आ जाएगा जी, कितना दिया है देख लेते हैं। Al कितना दिया है 0.4 और 30 दिया है ना, तो हमें क्या निकालना है जी, Al3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.4 इंटू 30 राइट, और कितने मिलीमोल्स, जितने मिलीमोल्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करो भाई, कर दो। क्यों, 1 मोल से कितना मिला है 2, तो इतने मोल जो थे सिर्फ इतने मोल थे, ये थे मिलीमोल ऑफ Al2SO4 थ्राइस, वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें पता चल गया कि 1 से 2 बन रहा था Al3 पॉजिटिव, तो वो आए मिलीमोल्स ऑफ Al3 पॉजिटिव। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 100। खत्म हो गया सवाल। अब तो बताओ जी क्या आएगा, 0.4 इंटू 30 इंटू 2, 0 से 0 काट दें, काट दो भाई, तो 1.2 इंटू 2 2.4 बाय 10 आ रहा है ना, 0.24 molar. This is the concentration of Al3 positive when all the 3 solutions are mixed. तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। Our next concentration term is molality. अभी तक हमने जितनी भी concentration terms पढ़ी, जैसे कि परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी, तो जिस तरह से मोलैरिटी हम पढ़ रहे थे कुछ सिमिलर टाइप की ही ये कंसंट्रेशन है मोलैलिटी, बट थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है। मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया, क्या है जी, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि सपोज A है और B है, A जो है हमारा क्या है सोल्यूट है, B क्या है हमारा सॉल्वेंट है, सिंपल। इसके मोल्स Na होंगे, इसके मोल्स Nb होंगे, इसका वेट जो होगा वो Wb होगा, इसका वेट जो होगा इसका वेट W, इसका मोलिकुलर वेट M, या मोलिकुलर वेट MW से ही डिनोट कर देता हूँ, तो ये A से और ये A से, और इसका क्या हो जाएगा भैया WB और MWB। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम की अभी जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो अगर इस हिसाब से मैं अगर डिफाइन कर दूं लेट, तो मोलैलिटी क्या आएगा, जो हमारी मोलैलिटी आएगी वो क्या आएगी, मोलैलिटी आएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मैंने ए से डिफाइन किया है तो क्या आएगा ए से, डिसॉल्व इन वेट ऑफ सॉल्वेंट या पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट देख लेते हैं भैया, वेट किससे लिया WB से, अगर ये केजी में है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, सिंपल। और अगर नहीं है ग्राम में है तो कितने मल्टीप्लाई कर दो जी 1000 से, क्योंकि बाय डेफिनेशन मुझे पर केजी में चाहिए। बहुत बढ़िया, और मोल सोल्यूट के कैसे निकालूंगा भाई, WA बाय MWA WB इंटू क्या आएगा 1000, तो ये क्या आ जाएगी तुम्हारी
मोलैलिटी। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो यूनिट क्या आएगा जी, मोल पर केजी। और किससे डिनोट करते हैं जी, इसको डिनोट करते हैं भैया, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। वो किससे डिनोट किया गया था, कैपिटल एम से। इसको डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल एम से। जो एक और इंपॉर्टेंट चीज थी मोलैरिटी में, मोलैरिटी जो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन अगर वॉल्यूम में है तो वो टेम्परेचर के साथ घट या बढ़ जाएगा, एक्सपेंड हो सकता है और कंप्रेस भी हो सकता है। यानी जो मोलैरिटी थी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। बट अगर मोलैलिटी की बात करूं तो मोलैलिटी जो है उसमें वॉल्यूम नहीं यूज की गई है। तो ये कैसी है जी, मोलैलिटी कैसी है आपकी, मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है जी, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो चलिए इस पे एक दो सवाल कर लेते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। तो पहले सवाल पढ़ते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 1.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इफ इट्स डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर एम। जो डेंसिटी दी है वो सॉल्यूशन की ही दी है, आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो आपको मोलैरिटी दे रखी है और आपको मोलैलिटी निकालनी है। आपको कैसे पता मोलैरिटी दे रखी है, क्योंकि कैपिटल एम लिखा है जी, इसका मतलब क्या है, मोलैरिटी दे रखी है और मोलैलिटी निकालनी है और सॉल्यूशन की डेंसिटी मुझे दे रखी है। तो चलिए समझते हैं भाई, क्या दिया है इन्होंने, 1.2 मोलर H2SO4 दिया है। और मोलैरिटी बाय डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर 1.2 मोलर आ रहा है, इट मीन 1.2 मोल ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन कितना, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़ा होगा, बहुत बढ़िया, इतना मोल इतना लीटर में पड़ा है। चलिए ये भी समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी तो दे रखी है, तो अगर डेंसिटी दे रखी है तो मैं वहां से मास निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ जी, जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर मुझे वॉल्यूम दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, तो मास क्या हो जाएगा, डी इंटू वी। तो डेंसिटी कैसे, डेंसिटी और वॉल्यूम से कैसे निकाल लूंगा जी मास। तो 1.2 मोल of H2SO4 is present in कितना, प्रेजेंट इन वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। 1 लीटर में कितने ml, 1000 ml। तो 1000 इंटू 1.4 ml से ml कट गया, इतने ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन में पड़ा होगा। यानी इतने मोल ऑफ H2SO4 इतने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में पड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं भाई, मुझे मोलैलिटी के लिए चाहिए क्या क्या, आप मुझे समझते हैं, मुझे क्या निकालना है भैया, मोलैलिटी निकालनी है। इतनी इंफॉर्मेशन तो मैंने निकाल ली, अब मुझे निकाल ली मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल चाहिए, और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। किस में चाहिए भाई, केजी में चाहिए। अगर केजी में ना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1000 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल। तो सोल्यूट के मोल्स तो मेरे पास हैं, है ना, सोल्यूट के मोल्स मेरे पास हैं 1.2, और सॉल्यूशन का मास है, और मुझे मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। किस में चाहिए, ग्राम में। बहुत बढ़िया। तो मेरे को पता है भाई बाइनरी सॉल्यूशन है, H2SO4 ले रखा है और सॉल्यूशन ले रखा है।
तो सॉल्यूशन में से अगर सोल्यूट का मास घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। और सोल्यूट का मास कैसे निकालूंगा, H2SO4 का जो मोलिकुलर वेट होता है वो होता है 98 ग्राम। तो अगर मैं वहां से 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास ऑफ H2SO4 आ जाएगा, और उसको घटा दूं अगर सॉल्यूशन के मास से तो क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे को मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना पड़ेगा भाई। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मेरा 1000, 1.4 माइनस में क्या भाई 1.2 इंटू कितना 98, ये आ जाएगा जी क्या आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं मुझे, कितने दे रखे हैं भाई 1.2 दे रखा है। बहुत बढ़िया। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में कितना आ गया जी 1000, 1.4, 1.2 इंटू 98 मल्टीप्लाइड विथ किससे 1000। तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी मेरी मोलैलिटी बताएगी भाई। 1.2 इंटू 1000 कितना 1200 आ जाएगा ऊपर, बहुत बढ़िया। नीचे ये कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। 98 इंटू 1.2 कितना हो जाएगा भाई, ये बता दो जल्दी से। तो ये हो जाएगा हमारा 98, तो वही आ जाएगा 98 इंटू 1.2, 1200 में से 24 घटा दो तो ये आ जाएगा जी आपका 117.6। अगर इसको कैलकुलेट करूं तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा जी 0.93 m, अप्रोक्सीमेटली 0.93 आ जाएगा। सो ये क्या है आपकी मोलैलिटी। तो मोलैरिटी से मोलैलिटी का कन्वर्जन हमने अभी अभी पढ़ा। इसको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, आपको मास दे देगा, वेट ऑफ सोल्यूट दे देगा और सोलवेंट का मास दे देगा और आपको बता देगा सोल्यूट कौन सा है। तो मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, डिवाइडेड बाय क्या मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में दे रखा है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, केजी में दे रखा तो डायरेक्ट डिवाइड कर देना। ये हो गया बहुत सिंपल। पर वो ज़्यादातर क्या पूछेगा, कन्वर्जन पूछना चाहेगा भाई। इतना हल्का सवाल मतलब स्पून फीडिंग नहीं करेगा जी, एकदम आसान सवाल नहीं पूछेगा आपसे, ज़्यादातर वो कन्वर्जन पूछेगा। हाँ सीबीएसई में आ सकता है सीधा सीधा सवाल, पर आजकल सीबीएसई भी क्या है थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछ रही है। तो सीबीएसई वाला पैटर्न में डायरेक्ट सवाल आएगा, मेंस में थोड़ा सा हल्का टफ आएगा, एडवांस में अगर इस पे सवाल आया तो 3-4 चीज़ एक साथ पूछेगा, अदरवाइज जनरली नहीं आएगा। हो सकता है इसको इन कॉन्सेप्ट को किसी और कॉन्सेप्ट में मिक्स करके पूछ ले, जैसे कि इनऑर्गेनिक के साथ मिक्स करके पूछ ले, जैसे कि ऑर्गेनिक के साथ मिक्स करके पूछ ले, जैसे कि आपका किसी और टॉपिक से मोल कॉन्सेप्ट से छोड़ के किसी और टॉपिक से या सॉल्यूशन से छोड़ के किसी और टॉपिक से पूछ ले। इसी चैप्टर में अगर बात करूं तो कोलिगेटिव से पूछ सकता है जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछ सकता है जी, इस तरीके की एक रिएक्शन दे देगा और पूछेगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो आपको क्या कर सकता है, ब्रिज कर सकता है किसी और टॉपिक से और उस तरीके से वो सवाल पूछ सकता है। तो जब हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज करेंगे तब आपको एक एक सवाल कराऊंगा कि क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या पूछा नहीं जा सकता। बिल्कुल टू द पॉइंट सवाल होंगे, एकदम रिसर्च्ड क्वेश्चन बैंक होगा और आपका पेपर 95% उसी में से आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जेई मेंस का। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी क्या है जी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। क्या बोलना चाह रहा है जी, ये बोलना चाह रहा है जैसे हम मोलैलिटी पढ़ रहे थे, मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। इस केस में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ना बोल के क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी मोलैरिटी जैसा ही कुछ कुछ है, बट नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोल रहा है। अब ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, उसको अगर मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, कुछ जगहों पे इसको z फैक्टर भी बोला जाता है, अगर उसको मैं n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। n फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले हम नॉर्मेलिटी को देख लेते हैं। भैया नॉर्मेलिटी क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में लूंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं भैया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका है भैया, वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इनटू NF। बेसिकली क्या है, हम निकालते हैं जैसे मोलिकुलर वेट होता है वैसे ही क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास या वेट निकालने के लिए मैं मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास को किससे डिवाइड करता हूं भाई, n फैक्टर से। इस चीज को अगर मैं यहाँ रखूंगा तो n फैक्टर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये n फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी देर में। अब हमने क्या देखा भाई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अगर इस चीज को मैं इधर पुट कर दूं, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट ना, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट तो ऐसे ही निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n फैक्टर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, W बाय मोलिकुलर वेट इनटू में क्या आ जाएगा भैया, n फैक्टर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इतनी हिस्सा क्या है आपका, ये है मोलैरिटी। अगर आप पीछे की क्लास में आराम से जाके पढ़ोगे तो ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी इनटू n फैक्टर क्या आ गया आपका, नॉर्मेलिटी। इस इक्वेशन को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा मैं जी इसको, बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा। तो चलिए इस पे एक कर लेते हैं सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, पर उससे पहले देखते हैं कि एन फैक्टर को निकालते कैसे हैं, एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एन फैक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं किस में निकालूंगा जी, कोई सा भी कैटायन या एनायन। तो अगर कैटायन या एनायन में मैं एन फैक्टर निकालना चाहूँ तो कैटायन मान लो आपका क्या है, Ca2 पॉजिटिव, एनायन क्या है आपका SO4 नेगेटिव। तो कहता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज बेसिकली कैटायन और एनायन, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और एनायन, वही आपका एन फैक्टर होगा। कितना चार्ज प्रेजेंट है जी इस पे, 2, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 2। इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है जी, 2, इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 2। बहुत बढ़िया। Al3 पॉजिटिव पे टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है, 3, का एन फैक्टर क्या हो गया, 3। सिंपल। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन एंड एनायन इज n फैक्टर ऑफ दैट कैटायन और एनायन। अब कह रहा है जी अच्छा सोल्ट पे, तो सोल्ट हो तो तब कैसे निकालूंगा मैं भाई n फैक्टर। तो सोल्ट के केस में कहता है भाई कि टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज, कोई एक ले लो, पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, वो जितना भी आएगा वही आपका एन फैक्टर होगा। तो Al2SO4 थ्राइस में अगर मैं टोटल पॉजिटिव देखूँ तो वो 6 आ रहा है, Al पे 3 पॉजिटिव 3 दूनी 6, SO4 पे 2 नेगेटिव 2 3 6, और नेगेटिव भी कितना आ रहा है 6, तो कोई सा भी एक ले लो वो क्या हो जाएगा आपका एन फैक्टर। तो Al2SO4 थ्राइस में क्या हो जाएगा एन फैक्टर 6। तो अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की बात करूँ तो इक्विवेलेंट वेट होगा मोलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर विच इज मोलर मास ऑफ Al2SO4 डिवाइड बाय 6। बहुत बढ़िया। FeSO4 दिया हो, मान लो FeSO4 दिया हो, ये भी तो सॉल्ट है। FeSO4 टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो Fe पे +2 है, SO4 पे -2 है, तो एन फैक्टर आ गया 2। Fe2SO4 थ्राइस की बात करूं मान लो, तो Fe पे कितना है जी, SO4 पे -2 है, -2 × 3 6 आ गया आपका, हो गया। Fe का तो मुझे नहीं पता, तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा। इफ द सॉल्ट इज न्यूट्रल, तो क्या है जी, +3 × 2 कितना आ गया 6, टोटल +6 या +6, +6 या -6, तो एन फैक्टर 6 आ गया।
तो इस तरीके से हम किस में निकाल सकते हैं जी, सोल्ट के केस में। अगला कह रहा है भैया अगर कोई रिएक्शन दे रखी हो, फॉर एग्जांपल आपको रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी हो, रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे निकाल दूंगा, तो कहते हैं टोटल लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या होगा आपका बताएगा एन फैक्टर कितना है। तो अच्छा जी कैसे कैसे बताएगा, कैसे बताएगा, मान लो कि आपको दे रखा है MnO4 नेगेटिव, ये जा रहा है Mn2 पॉजिटिव में, नहीं तो कह रहा है टोटल लूज और गेन, ये आप 11 में पढ़ चुके हो रिडॉक्स में। तो कैसे निकालोगे जी, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहोगे MnO4 नेगेटिव की, तो ये आएगी +7, यहाँ आ जाएगी +2। टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 का आया, किधर आया जी, जहाँ ज़्यादा है वहाँ 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो वैसे तो यहीं पे क्लियर हो गया था, टोटल लूज और गेन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, साइन फैक्टर कितना आना चाहिए था 5, पर आप बैलेंस कर लो इसको, अगर आप करना चाहो तो 4 ऑक्सीजन है तो 4 H2O और 8 H+ उस साइड बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे क्या करो आप जोड़ लो, यहाँ पे आप क्या करो जोड़ लो, टोटल लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 5 आ गए, तो एन फैक्टर कितना आ गया जी आपका 5। ये है किसमें, ये रिएक्शन होती है जनरली किसमें होती है, एसिडिक मीडियम में। अच्छा जी MnO4 नेगेटिव जो होता है वो आपका बेसिक हाईली बेसिक मीडियम में, MnO4 नेगेटिव आपका हाईली बेसिक मीडियम में MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, हाईली बेसिक, बेसिक बोल लो जी सिंपल। तो इसमें देखो तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +7 है, यहाँ +6 है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो टोटल लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया जी आपका 1 आया है ना। तो यहाँ के केस में एन फैक्टर क्या हुआ 1। अच्छा MnO4 नेगेटिव ही आपका वीकली बेसिक मीडियम में MnO2 में कन्वर्ट होता है, किसमें कन्वर्ट होता है जी MnO2 में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की Mn की, तो ये +7 ये +4, जहाँ ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, ऑक्सीजन 4 है ऑक्सीजन 2 है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ जोड़ दो, बचा कितना हाइड्रोजन 4, तो 4 H+ आप यहाँ जोड़ दो, तो टोटल लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3, राइट। तो एन फैक्टर कितना हुआ इस केस में 3। तो एसिडिक मीडियम में तो आपका एन फैक्टर हुआ MnO4 का कितना 5, बेसिक मीडियम में हाईली बेसिक मीडियम में एन फैक्टर हुआ 1, और अगर वीकली बेसिक मीडियम की या वीकली अल्कलाइन मीडियम की अगर मैं बात करूं तो एन फैक्टर कितना आया जी आपका 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया एसिड और बेस की बात करते हैं। तो एसिड में होते हैं जी H+, तो जितने H+ आयन वो सॉल्यूशन के अंदर जाके फर्निश करेगा वो क्या होगी उसकी बेसिसिटी। तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं तो HCl की 1 है, H2SO4 की कितनी है जी 2, अच्छा जी, और H3PO4 की कितनी है 3, तो इसका एन फैक्टर हुआ 1, इसका एन फैक्टर हुआ 2, इसका एन फैक्टर हुआ 3, बशर्ते मैं रिएक्शन में ना ले रहा हूं इनको, रिएक्शन में देखना पड़ेगा कि कितने H+ आयन ये चेंज कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने H2SO4 को NaOH से रिएक्ट कराया, क्या बनाया जी NaHSO4 बनाया, और क्या बनाया पानी बनाया, तो 2 हाइड्रोजन थे एक रिप्लेस हो गया, तो कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन थे 1, तो एन फैक्टर इसका कितना आया जी 1, 2 नहीं आया, यहाँ पे 2 था, अगर दोनों को चेंज करता है NaOH तो क्या बनता एन फैक्टर 2। तो रिएक्शन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट अगर सिंपल ऐसे एसिड और एसिड दे रखा है तो आप देख लो भैया कितने H+ आयन रिप्लेस हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। इन केस ऑफ बेस जैसे H+ आयन जितने फर्निश करेगा वो बेसिसिटी है, तो बेसिसिटी किसके बराबर थी एन फैक्टर के, किस केस में भाई
एसिड के केस में ऐसे ही जो OH नेगेटिव आयन फर्निश करते हैं उसको कहते हैं, बेस जो होते हैं जो OH नेगेटिव आयन फर्निश करते हैं उसको कहते हैं उनकी एसिडिटी। तो वो क्या हो जाएगी भाई, n फैक्टर के बराबर हो जाएगी इन केस ऑफ किस में, बेस में। जैसे NaOH की बात करो भाई, कितने OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में जाके देगा, एक, n फैक्टर कितना आया, एक। BaOH2 की बात करो भाई, कितने OH नेगेटिव आयन दे देगा, दो, n फैक्टर कितना आया, दो। और Al OH3 n फैक्टर कितना हो जाएगा, तीन। ये कब बोल रहा हूँ, जब रिएक्शन में नहीं ले रहा हूँ। रिएक्शन में मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि कितने OH नेगेटिव आयन रिप्लेस करवा रहा है वो ध्यान देना पड़ेगा जी। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं इस पे, और आ गया सवाल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ दीज कॉम्पाउंड्स। अगर इनका मोलिकुलर वेट मैं क्या मान लूं, m, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मैंने अभी बात की थी, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट बाय n फैक्टर। तो मोलिकुलर वेट तो फिक्स है m, n फैक्टर पता लगा लो, डिवाइड करा दो, खत्म, सवाल खत्म, जय हो। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले बताओ Al2SO4 ट्राइस, क्या ये सोल्ट है, बिल्कुल सोल्ट है। तो सोल्ट के केस में कैसे निकालता हूँ भाई, n फैक्टर टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज से डिवाइड कर दो, किसी एक से डिवाइड कर दो। तो m तो मोलिकुलर वेट आ गया, बोलो हाँ ना। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +3 × 2 तो 6 आ गया, -2 × 3 कितना आ गया, वो भी 6 आ गया। तो टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना था, 6। तो क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारा m/, बहुत बढ़िया। KMnO4 में देखो भाई, Mn पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट, +7, इस पे कितनी, +2। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितने का आ रहा है, 5 का। अभी हमने जस्ट निकाला था MnO4 से Mn2 पॉजिटिव बनता है, तो n फैक्टर कितने का आता है, 5 का। तो इस केस में कितने का आ जाएगा जी, 5 का। तो अगर मैं इसका वेट निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा m/5, इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, m/5। बहुत बढ़िया। HCl क्या कोई रिएक्शन दे रखी है, नहीं दे रखी है। HCl क्या होता है, एसिड होता है। तो एसिड में कितने H+ आयन फर्निश करेगा, एक। तो m/1 इसका क्या हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट। BaOH2 बेस है भाई, बेस है तो कितने OH नेगेटिव चेंज करेगा, रिप्लेस करेगा, दो। तो क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट, m/2 आ गया। अगली आपको रिएक्शन दे रखी है H2SO4 NaOH के साथ रिएक्ट करके NaHSO4 और H2 दे रहा है, तो आपको H2SO4 का बताना है। तो इसका मोलिकुलर वेट तो इन्होंने फिक्स कर रखा है m, राइट। 2 H+ आयन फर्निश कर सकता था, पर करे कितने, एक। तो n फैक्टर कितना आया, एक। तो ये सभी क्या आ गए, इन सभी के इक्विवेलेंट वेट। तो आप ऐसे ही बहुत सारों के निकाल सकते हो। हम एक क्वेश्चन बैंक की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जो हम ऑनलाइन पे बहुत सारे सवाल सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन सीरीज होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज होगी, तो आप आइएगा, उसमें सॉल्व करिएगा। हम हर तरीके का सवाल लेके आएंगे उसमें, और आप उनको सॉल्व करिएगा, और हम जल्दी ही लॉन्च करेंगे उसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है जी। मान लो कि आपके पास कोई एक सॉल्यूशन है, वो क्या है, उसमें बहुत सारे n नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं। तो मोल फ्रैक्शन किसी भी अलग अलग कंपोनेंट का निकलेगा। तो मोल फ्रैक्शन अगर किसी भी एक ABCD कप टू n तक है, तो किसी A का निकालना है, तो A के मोल डिवाइडेड बाय सभी के मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो ये क्या है, बेसिकली रेशो है, रेशो बिटवीन द मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट। तो क्या, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का, टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सारे के सारे मोल्स जितने प्रेजेंट है उनसे डिवाइड कर दो किसी भी एक कंपोनेंट के मोल को, तो वो क्या दे देगा, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। मान लो कि आपका जो सॉल्यूशन है वो बाइनरी है ना, बाइनरी से स्टार्ट करो, मतलब कंपोनेंट कितने हुए, दो हुए, A एंड B। A के मोल मान लेता हूँ Na, B के मोल मान लेता हूँ Nb, राइट। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे,
Na प्लस Nb एक सॉल्यूशन में ना। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स विच इज Na प्लस Nb, और बी का निकालना है तो मोल्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। अब ये क्या लिख रहा हूँ, ये मोल फ्रैक्शन को जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं जाई से, एक सीधी लाइन और एक लहराती हुई, इसको कहते हैं जाई। कुछ साई भी पढ़ते हैं, कुछ साई पढ़ते हैं भाई, मैं जाई पढ़ता हूँ, तो कोई ज़्यादा उसमें कोई वो नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये। दूसरी चीज भाई, अगर मैं दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दूं, जाई ए प्लस जाई बी, राइट, जाई ए किसके बराबर था, Na ओवर Na प्लस Nb के, राइट, और जाई बी किसके बराबर था जी, Nb ओवर Na प्लस Nb के। ऐड करूंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, 1। तो अगर मैं जाई ए मुझे पता है, मुझे जाई बी निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, या मुझे जाई बी पता है और जाई ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 1 में से उसको सबट्रैक्ट कर दूंगा, सिंपल। पर ये कब वैलिड है, जब मेरे पास सिर्फ 2 कंपोनेंट हो। पर जब बहुत सारे कंपोनेंट हो तब कैसे निकालूंगा भाई मैं, किसी एक का मोल फ्रैक्शन तो मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा, गिवन मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरे कंपोनेंट का निकालना हो तो उसका भी वैसे ही निकालो, 1 कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड सो ऑन। पर सबका पता है, एक का नहीं पता, तो 1 में से सबका मोल फ्रैक्शन घटा दो तो उस कंपोनेंट का आ जाएगा जिसका आपको नहीं पता, अगर ज़्यादा कंपोनेंट है तो दैट इज मोर फिजिबल। तो चलिए इस पे एक सवाल करते हैं, अगर हमारे पास सवाल हम लाए हैं तो। बहुत बढ़िया जी, हमारे पास सवाल है, करते हैं एक सवाल। क्या दिया है जी, इफ वी हैव 10 मोलल, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है जी, बहुत बढ़िया सवाल है। इफ वी हैव 10 मोलल यूरिया सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन एंड क्या बोला है जी, ऑल्सो कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ यूरिया। परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर दो, मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया दिया हुआ है 60, 10 मोलल यूरिया सॉल्यूशन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो 10 मोलल यूरिया सॉल्यूशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मुझे क्या पता चलेगा, 10 मोलल है, स्मॉल एम है, मोलैलिटी है, मोलैलिटी है ना, तो क्या पता चलेगा, ये इंप्लाई करता है जी कि 10 मोल होंगे, 10 मोल ऑफ किसका, यूरिया के, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ क्या, सोलवेंट या सॉल्यूशन, सोलवेंट, मोलैलिटी बोल रहा है ना, इतने मोल इतने सोलवेंट में इतने मास, यानी कि यूरिया का मोलिकुलर वेट कितना दिया है 60, तो 10 इंटू 60 ग्राम ऑफ यूरिया किस में प्रेजेंट है, 1000 ग्राम में। बहुत बढ़िया, सबसे पहले क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। चलो जी मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन, क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लो। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, यूरिया का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो, अगर 2 कंपोनेंट है तो मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ऐसा कुछ आ जाएगा। यूरिया के मोल कैसे निकालेंगे भाई, हमें मास पता है, अरे पता ही है, मोल ही पता है, स्टार्टिंग से ही मोल पता है मेरे को, तो 10 मोल है तो 10 मोल, बहुत बढ़िया। मोल्स ऑफ यूरिया अगेन 10 मोल, सोलवेंट क्या है, पानी है, नहीं दिया तो पानी मान के चलूंगा, है ना, जनरली ज़्यादातर सॉल्यूशन किसमें बनाए जाते हैं, वाटर में, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना 18, तो ये आ जाएगा कुछ 10 प्लस 10 प्लस 55.5, कितना जी, ये वैल्यू कुछ आ जाएगी 55.5। अब इसको निकाल लो, कितना हो जाएगा 10 बाय
65.5 कितना आ जाएगा जी? 10/65.5 तो बताओ कितना आ जाएगा जी, जल्दी से बताओ। ये वैल्यू आ जाएगी कुछ 0.1526 के अराउंड। आगे क्या पूछा है भाई? परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ यूरिया। कैसे निकलेगा यूरिया का परसेंटेज वेट बाय वेट? तो मास ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म। कैसे निकलेगा भाई? चलो, यूरिया का मास कितना हो जाएगा हमारा? 10 × 60 हो जाएगा क्या? बहुत बढ़िया। और मास टोटल कितना हो जाएगा? 600 प्लस 1000 इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 600 बाय 1600 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, आ जाएगा 600 बाय 16 कितना आ जाएगा? 16 कम 16 44 16 64 16 48 ना, बचा कितना? 120। 37.5 के अराउंड ये आएगा जी आपका। अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंटेज आपका वेट बाय वेट आ जाएगा। वेट ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल वेट इनटू 100। सिंपल फॉर्मूला मैंने लगाया, आप भी लगा सकते हैं और आप भी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे, विच इज पार्ट्स पर मिलियन। जब भी कॉन्सेंट्रेशन या जब भी किसी एक सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है सॉल्यूशन के अंदर, तो हम इस वाली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं। जनरली इस वाली टर्म को, ये जनरली जो यूज किया जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज किया जाता है जी। हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज किया जाता है। आप आगे बढ़ोगे तो आपको हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ने को मिलेगा और उस हाइड्रोजन चैप्टर में पढ़ोगे हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है जी। तब तक के लिए अभी हम सिंपल टर्म्स में बात करेंगे। किसी भी एक का अमाउंट, सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, उस अमाउंट की कंसंट्रेशन बताने के लिए मैं किसका यूज करता हूँ? इस कंसंट्रेशन टर्म्स का, पार्ट्स पर मिलियन। और अगर उससे भी कम है तो पार्ट्स पर बिलियन, ऐसे समझ लो। सिंपल सा है। कैसे डिफाइन करता हूं मैं पार्ट्स पर मिलियन? अगर वेट बाय वेट है तो सोल्यूट का वेट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वेट इंटू 10⁶। मिलियन है ना, तो मिलियन क्या होता है? 10⁶। यानी कि 10⁶ में कितना पार्ट्स आपका सोल्यूट का पड़ा है। अगला जी, पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। अगला सी का जी, पार्ट्स पर मिलियन मोल्स बाय मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। इस पर हम बहुत सारे सवाल करेंगे, आगे चल के करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आप ये सवाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, आपको जब ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके भी बता सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू आवर चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी। थैंक यू सो मच।